नमस्कार, मैं संजीव श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का दृष्टि आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में। दृष्टि आईएएस ने यूपीएससी के साथ साथ राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए भी कई प्रकार की योजनाओं को प्रारंभ किया है। उन विद्यार्थियों के लिए भी जो किसी कारणवश परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत दृष्टि के केंद्र पर आकर क्लासेज अटेंड नहीं कर पाते, उन विद्यार्थियों को भी एक बेहतर रणनीति समझाई जा सके, बताई जा सके, ताकि जिस दक्षता और ऊर्जा के साथ वो अपनी तैयारी को कर रहे हैं उसको वास्तव में व्यवहार में अमली जमा पहना सकें, अर्थात अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। इसी प्रक्रिया में दृष्टि आईएएस ने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात बिहार लोक सेवा आयोग के तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों को भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बेहतर रणनीति तथा साथ ही साथ वो तैयारी कैसे करें इसके संदर्भ में कई प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। जैसे मैंने बीपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए भूगोल तथा पर्यावरण और पारिस्थितिकी को लेकर स्ट्रेटजी के अंतर्गत बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेबस अर्थात बीपीएससी के सिलेबस और प्रश्नों के आने के ट्रेंड के आधार पर एक मूल्यांकन प्रस्तुत किया था कि विद्यार्थी या परीक्षार्थी किस प्रकार से तैयारी करें। साथ ही साथ कुछ ऑब्जेक्टिव अर्थात जो बीपीएससी में प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों तक विद्यार्थी अपने पहुंच को किस प्रकार से सुनिश्चित कर सकते हैं सरलता के साथ अर्थात स्मार्ट वर्क के साथ, इस पर भी हमने अपने विचार तथा रणनीति को विद्यार्थियों तक संप्रेषित किया था दृष्टि आईएएस के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। निसंदेह गुणवत्ता या प्रतिबद्धता में तो बिहार के विद्यार्थी बहुत बेहतर हैं, परंतु कुछ कारण है कि यूपीएससी में बिहार का रिजल्ट भी घटता जा रहा है। परंतु फिलहाल हम चर्चा करेंगे बीपीएससी पर ही। फिलहाल आज का जो वीडियो है वो बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा अर्थात पीटी हुई थी 66वीं की, वो 2 बार हुई थी, दूसरी बार हुई थी, चूँकि पहली बार में कुछ समस्याएं थीं। तो जो दूसरी बार प्रारंभिक परीक्षा आयोजित हुआ था 2000 में 66वीं बीपीएससी अर्थात 66 का, उसी के प्रश्नों को मैं आज विश्लेषित करूंगा। कुल 32 प्रश्न 66वीं बीपीएससी में भूगोल तथा पर्यावरण पारिस्थितिकी से आए थे, इसीलिए हमने इसको 3 खंडों में बांट रखा है अर्थात पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आपको यूट्यूब पे इसी प्रक्रिया में मिलेगा बीपीएससी 66 पुनः आयोजित परीक्षा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस बड़े ही एक्सट्रीम रीजनल प्रकार के हैं, कुछ क्वेश्चन बड़े शानदार हैं जो भारत के भूगोल या यूपीएससी के परीक्षार्थी भी उसको तैयार करते होंगे। तो देखते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, ताकि विद्यार्थी जो सुदूरतम क्षेत्रों में भी हैं, यहाँ तक कि बिहार नहीं किसी अन्य राज्य में भी चले गए हैं परंतु बीपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं, वो बीपीएससी के इन प्रश्नों तक स्मार्ट वर्क के माध्यम से या हार्डवर्क के माध्यम से अपने पहुंच को कैसे सुनिश्चित कर पाते हैं। तो रणनीति के साथ चलते हैं उन प्रश्नों को देखने। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। ये पार्ट 1 का वीडियो है। पहला प्रश्न है, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? आपको पता है रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमियों के लिए किया जाता है, अर्थात आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए रामसर सम्मेलन या रामसर जो ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन हुआ था वो कार्य करता है। अब प्रश्न यह है कि बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र अर्थात जो आर्द्र भूमियाँ हैं बिहार में, उनमें आर्द्र भूमि कई जगह हैं, तो बिहार में प्रथम वो रामसर क्षेत्र कौन सा है जिसको लेकर के इसका चयन भी हुआ था? तो इसका उत्तर होगा बेगूसराय। बेगूसराय में आपको पता है कांवर झील, कांवर झील, इसको काबल झील भी बोलते हैं या काबाल झील। कई बार देखेंगे आप नेट पे भी या कुछ पुस्तकों में तो काबल झील ही मिलता है, अर्थात काबल झील ये बेसिकली गंगा नदी के तट पर अवस्थित है बेगूसराय जिला। अब यहाँ थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाए तो मुझे उम्मीद है हो सकता है बेगूसराय के विद्यार्थी इसको ना बना पाएँ, जो बेगूसराय जिले में हो सकता है रहते भी होंगे, क्योंकि बेगूसराय जिला बेसिकली गंगा नदी के, अगर यहाँ पे देखेंगे थोड़ा गंगा नीचे आती है, ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है और यहीं पे आती है बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक। तो एक तरीके से देखिए तो बूढ़ी गंडक नदी और साथ में गंगा नदी, इन दोनों के संगम क्षेत्रों पर बेगूसराय जिला है। और बेसिकली जो बेगूसराय जिले के अंतर्गत कांवर झील है वो बूढ़ी गंडक का एक ऑक्सबो लेक है, छाड़न झील है। हालांकि इसका लगभग जो क्षेत्रफल था वो काफ़ी बड़ा था पहले, लगभग 6,000 से 6500
वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत था, लेकिन अभी जो है वर्ग मीटर के अंतर्गत था, नॉट किलोमीटर, वर्ग मीटर। लेकिन अभी वो घट करके लगभग 2200 वर्ग मीटर तक ही रह गया है। अर्थात लगभग 1/3 से ज़्यादा क्षेत्र या तो भर दिया गया, या किसी कारण से इंक्रोचमेंट की प्रक्रिया में उस पर कब्जा कर लिया गया, या पर्यावरणीय संकट की प्रक्रियाओं में वो स्वतः भी, चूँकि प्रदूषण यदि कूड़ा आदि भी पहले वहीं डाला जाता था। तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको होगा, अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाए कि बेगूसराय के अंतर्गत जो कांवर झील या काबल झील है या काबल आर्द्रभूमि है, वो किस नदी के द्वारा निर्मित हुआ है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये गंगा नदी के द्वारा निर्मित नहीं हुआ है, ये बूढ़ी गंडक का ऑक्सबो झील है, छाड़न झील है या गोखुर झील है। तो यहाँ पे अधिकांश विद्यार्थी धोखा खा सकते थे। तो जब भी हम सूचनाओं को पढ़ें तो थोड़ा उसके आगे पीछे, जैसे आखिर कांवर झील की जो आर्द्रभूमि है वो क्यों बनी, दूसरा जो सारस साइबेरियन क्रेन पक्षी है, ये भी ध्यान रखिएगा आप, साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन, ये जो पक्षी है, अभी जैसे शीत ऋतु प्रारंभ हुआ है, लगभग 15 से 25 दिसंबर के बीच जब साइबेरिया में हिमाच्छादन बहुत तेज़ हो जाता है, अत्यधिक हो जाता है, तो ये साइबेरियन क्रेन का जो लॉट है, ये बहुत विस्तृत पैमाने पे बिहार के इसी बेगूसराय जिले के कांवर झील में आते हैं। हालांकि इनका अवैध शिकार बहुत तेज़ी से हुआ, फिर भी अभी भी आते हैं, उस भले आर्द्रभूमि का क्षेत्रफल काफ़ी तेज़ी से घटा हो। फिलहाल पिछले 4-5 साल से तो बिहार सरकार काफ़ी गंभीरता या सजगता से कई प्रकार के कार्यक्रमों को भी प्रारंभ किया गया है, ताकि इस प्रकार के आर्द्रभूमि या जो भी पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र हैं, पर्यावरण से संबंधित, उनका संरक्षण होना ही चाहिए। सजगता काफ़ी बढ़ा है, कई प्रकार की योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। परंतु अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, साइबेरियन क्रेन पक्षी। अब इनके साथ कई प्रकार के जो बगुला प्रजाति के पक्षी हैं, कई प्रकार के पक्षियों का माइग्रेशन होता है, प्रवास होता है, परंतु उसमें डोमिनेंट हैं जिनकी पहचान है, उनका नाम है साइबेरियन क्रेन। तो ये सारी सूचनाएं आपके लिए महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ओवरऑल जो बेगूसराय में काबाल, या वैसे फेमस नाम है कांवर झील, स्थानीय लोग उसको कांवर झील ही कहते हैं, बड़ा था, लगभग 6500 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ एरिया था। पूरा गोल नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल 2200 से 2300 स्क्वायर मीटर में ये सिमट गया है। तो आप देखिए ध्यान से, लगभग 1/3 क्षेत्र में ही रह गया है, बाकी क्षेत्रों पे कोई ना कोई अवैध कब्जा या मतलब कूड़े से भरने की वजह से पारिस्थितिकी के संकट भी उत्पन्न हुआ है। ओवरऑल इन सब चीज़ों को देखिए, और मुख्य परीक्षा में भी जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, प्रश्न आएगा बिहार के आर्द्रभूमियों तथा उनकी समस्याओं को समझाएं। तो यहाँ पे इसलिए थोड़ा मैंने डिटेल में आपको बता दिया। तो इसका आंसर होगा बेगूसराय। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र बेगूसराय जिले में स्थित है, इसका नाम है कांवर झील, साइबेरियन क्रेन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी का इंग्लिश वर्जन है ये। बिहार फर्स्ट रामसर साइट इज लोकेटेड इन द बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? देखिए, बिहार का जो गया है, या जो पटना है, या जो भागलपुर है ओवरऑल, या बोध गया, इनमें से ये कोई सिटीज़ 5 पहाड़ियों से घिरी हुई नहीं है। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, राजगीर जो नगर है, आप अगर इतिहास के विद्यार्थी, वैसे चूँकि पहाड़ियों की चर्चा है तो लोग इसको भूगोल का समझ लिए, लेकिन इतिहास भूगोल दोनों को क्लब करके ही पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि पहले पाटलिपुत्रा से पहले मगध की राजधानी राजगृह थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। और आज भी जो राजगीर में रोपवे आदि डेवलप हुआ है, पहला शीशे का पुल चीन के तौर पे डेवलप हुआ है राजगीर में। ओवरऑल वही राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। लेकिन गया, पटना में तो पहाड़ी है ही नहीं। भिकना पहाड़ी जगह जरूर है, आपको शायद पता होगा भिकना पहाड़ी, परंतु वहाँ कोई पहाड़ी नहीं है। गया में बराबर की पहाड़ियाँ हैं, परंतु प्रश्न है 5 पहाड़ियों से घिरा होना, दैट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। भागलपुर में भी नहीं है, बोध गया में भी नहीं है, गया और बोध गया दोनों दे दिया गया है, अर्थात इसका उत्तर होगा ई। क्योंकि यदि उत्तर में राजगृह होता, राजगीर जिसको आजकल बोलते हैं, तो उत्तर राजगीर या राजगीर होता। इनमें से उसका उत्तर कोई नहीं है। ठीक है, तो उत्तर होगा ई। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। जो तीसरा प्रश्न है, बिहार में
2011 के जनगणना में बिहार के कितने जिलों की जनसंख्या 10 लाख से कम थी? 10 लाख से। देखिए, बिहार बहुत अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। उसका एक बड़ा कारण है धान का कृषि प्रदेश होना। अब देखिए, पूर्व से पश्चिम की ओर आप चलेंगे भारत में तो वर्षा की मात्रा जैसे जैसे घटेगी उसी परिमाण में कृषि से लाभ घटेगा, उसी परिमाण में जनसंख्या का वितरण और घनत्व भी प्राय घटेगा। लेकिन आप देखेंगे पश्चिम बंगाल बिहार के पूर्व में है, तो फिर ऐसा क्या है कि पश्चिम बंगाल में जनसंख्या घनत्व बिहार से कम है? उसका कारण है दार्जिलिंग जैसे पर्वतीय प्रदेश को पश्चिम बंगाल से हटा दिया जाए तो बिहार का जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल से कम हो जाता है। और यह अभी भी यदि झारखंड को बिहार से जोड़ दिया जाए तो पश्चिम बंगाल से बिहार का घनत्व कम हो जाएगा। अर्थात बिहार का जनसंख्या घनत्व में टॉप पे होने का कारण है पूरी तरह से लगभग मैदानी प्रदेश का होना, जो अति सघन अधिवास का प्रदेश है। और अति सघन अधिवास के प्रदेश के होने का सबसे बड़ा कारण है धान के कृषि प्रदेश का होना। ये पहले भी मैंने डिस्कस किया है। धान एक सघन कृषि की प्रक्रिया है। जहाँ भी इससे कृषि होती है, विकसित राष्ट्रों में भी जैसे जापान और दक्षिण कोरिया, वहाँ भी जनसंख्या घनत्व अधिक है। तो बिहार के 3 ही जिले ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम है: अरवल, शिवहर और शेखपुरा। अरवल, शिवहर एवं शेखपुरा, ये तीनों छोटे जिले हैं। बेसिकली अरवल को तो पहले पुलिस जिला कहा जाता था, अर्थात एसपी का डिपुटेशन तो वहाँ होता था, क्योंकि यहाँ पे क्राइम काफ़ी था अरवल, मसौड़ी, इन जिलों में। तो अरवल को पहले पुलिस जिला कहा जाता था। अरवल, शिवहर बहुत छोटा सा जिला है उत्तरी बिहार में, और शेखपुरा, ये तीनों छोटे जिले हैं। मतलब अभी यहाँ पे ढंग से ना इकोनॉमी की व्यवस्था बेहतर है, हालांकि कृषि तो बेहतर है, खासकर शिवहर में धान की खेती, गन्ने कृषि, दलमखाना की खेती बहुत बढ़िया होती है वहाँ पे। तो ओवरऑल इन्हीं 3 जिलों में जनसंख्या 10 लाख से कम है अकॉर्डिंग टू 11 का सेंसस। बाकी बिहार का कोई जिला ऐसा नहीं है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से नीचे है। तो ओवरऑल विकास की प्रक्रिया में पिछड़ने का एक बड़ा कारण यह भी है जनसंख्या घनत्व का अधिक होना और साथ ही साथ कृषि पर ही निर्भरता का होना। घनत्व तो देखिए केरल में भी अधिक है, लेकिन वहाँ पर पूरी तरह से कृषि पर निर्भरता नहीं है। निसंदेह हमें उद्योग की ओर, विशेषकर पर्यटन उद्योग की ओर तेजी से बढ़ना होगा। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के भी बिहार में पूरी संभावनाएं हैं। तो थोड़ा इस पर आप ध्यान दीजिए। और ऐसे ही डिमार्केट किया जाता है। डिमार्केट का मतलब ये होता है कि आप ध्यान रखिए कौन कौन सा ऐसे नगर है, अब ये जिला की बात मैं नहीं कर रहा, मैं नगर की बात कर रहा हूँ, जहाँ की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है, या 10 लाख से अधिक। कितने ऐसे नगर हैं बिहार में जो 10 लाख ही नगर में शामिल हो चुके हैं, यानी जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। साथ में उनका लोकेशन थोड़ा ध्यान रखिए। लोकेशन पे तो खैर नहीं आता प्रश्न, बट ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। तो प्रश्नों को या कंटेंट या कंसेप्ट को तैयार करने का तरीका ये होता है कि जिस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं उसको एक पैटर्न मानते हुए उससे संबंधित अन्य पैटर्न्स पर भी प्रश्नों को या तथ्यों को विश्लेषण करके तैयार करना होता है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन? अब प्रति हेक्टेयर उत्पादन का मतलब होता है उत्पादकता, अर्थात प्रोडक्टिविटी। अब देखिए, जनरल परसेप्शन बेस्ड अगर आप चलेंगे तो आपको लगेगा चावल का होना चाहिए, क्योंकि बिहार में कहावत भी है कि दिन में चावल खाए और थोड़ा आराम किए, नहीं तो जीवन बेकार। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होने की वजह से दिन में चावल खाने पर हल्की नींद आती भी है, यह भी सही है। इसलिए बिहार के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग दिन में चावल यदि खाते हैं और नौकरी पे नहीं है, नहीं जॉब पे, तो जनरली वो हल्का सा नींद लेना पसंद करते हैं। नौकरी वाले भी, जिसको कहते हैं बिहार में ऊँघना जरूर पसंद करते हैं, अर्थात स्लीपी फील करते हैं, उबाशिया लेते हैं ओवरऑल। तो कई बार जैसे विद्यार्थियों से प्रश्न आने के बाद मैं बात करता हूँ कि ठीक है, प्राथमिक स्तर पर यदि तुम्ही से कहा जाए कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए, तुम क्या कहोगे, क्या आप होना चाहिए? तो उनका गेस होता है सर चावल होना चाहिए, क्योंकि बिहार का प्रमुख प्राइमरी जो फसल है वो चावल है। अब ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न को ऐसे पूछा जाए कि बिहार का प्राथमिक फसल कौन है, तो उत्तर हो जाएगा चावल। प्राथमिक फसल का मतलब होता है जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोया जाता हो। तो बिहार के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर
बोया जाने वाला जिला है, मतलब फसल है चावल। प्राथमिक फसल इसलिए चावल कहते हैं। लेकिन उत्पादकता की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादकता है मक्का की। ये बड़ा दुख का विषय है कि मक्का के यानी हरित क्रांति की प्रक्रियाओं का वितरण अभी भी बिहार में व्यवहारिक प्रकार से नहीं हो सका है। यदि मक्का को हरित क्रांति के अवयवों के साथ बोया जाए तो बिहार मक्के की खेती में न केवल क्रांति कर सकता है बल्कि कृषि की प्रक्रिया में लाभ भी ऑप्टिमम हो सकता है, बढ़ सकता है। आज जो हरियाणा और पंजाब के किसान या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान अत्यधिक लाभ ले रहे हैं, उसका कारण वहाँ की जलवायु या परंपरागत कृषि की संपन्नता नहीं है, हरित क्रांति के अवयवों का विसरण है और उन संरचनात्मक घटकों के साथ कृषि प्रक्रिया का व्यवहारिक क्रियान्वयन है। इस प्रक्रिया को बिहार के कृषक, विशेष तौर पर मैं कहूँगा बिहार के जो मंत्री हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, इन चीज़ों को कृषकों तक संप्रेषित करें। हालांकि इस प्रश्न का उत्तर होगा मक्का। ठीक है, ये बिहार के 38 जिलों में, 37 से 38 जिला मिलता है डेटा में, 38 जिलों में बोया जाता है। और ये ध्यान रखिएगा, अगर बिहार के फसलों में तुलना करेंगे तो चावल, गेहूं, जौ का उत्पादकता तो बहुत ही कम है। चावल और गेहूं की तुलना में मक्के की उत्पादकता अर्थात प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है मक्के का इन दोनों फसलों से भी ज़्यादा है। और फिर यदि तुलना करते हैं हम पंजाब से, हरियाणा से, तो बिहार के मक्के का उत्पादकता जो है उन राज्यों की तुलना में काफ़ी कम है, परंतु बिहार में दे रहा है। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो उत्तर हो जाएगा मक्का। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो 5वां प्रश्न है, बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं। देखिए, मछली उत्पादन में मैं आपको बता दूं, जो तराई क्षेत्र है बिहार का, या खास करके जो दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी या सहरसा आदि जिला है, जो कोसी नदी के या कमला बलान नदियों से संबंधित है, यहाँ तक कि जो जिसको हम कहते हैं चंपारण, पश्चिम और पूर्वी चंपारण, जहाँ गंडक और बूढ़ी गंडक नदियाँ हैं, ये पूरा का पूरा बेल्ट मछली के लिए फेमस है। दरभंगा जो मैथिली या मिथिला कल्चर या संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, मिथिला पेंटिंग जो आज भारत तक की पहचान है, विश्व में हमारे बेहतरीन धरोहरों में शामिल है, हेरिटेज में, उस प्रदेश के सांस्कृतिक विशेषताओं में आता है। अब तो खैर वो सब सौराठ मेला आदि लगता नहीं है, आजकल की जो नई पीढ़ी है इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा चिरपरिचित भी नहीं है। केवल मिथिला पेंटिंग और कुछ उसकी विशेषताओं को जो खासकर पीटी और मेंस की तैयारी करते हैं विद्यार्थी तैयार करते हैं। पहले एक कहावतें थी दरभंगा और मिथिलांचल में ही पूरा, कि जिस घर में तालाब नहीं होगा उस घर में हम बिटिया का विवाह नहीं करेंगे। क्योंकि मछली और भात दरभंगा ही नहीं, दरभंगा, मधुबनी, उस पूरे मिथिलांचल का सबसे पसंदीदा भोजन माना जाता है। रेहू और कतला, और थोड़ा यदि प्रति व्यक्ति आय बेहतर है तो हिल्सा, जो कॉस्टली मछली है, वहाँ पे आज भी बड़े चाव से लोग खाते हैं। और ब्राह्मणों की जाति में, अब मैं जातिवाद से चर्चा नहीं कर रहा, सामान्य तौर पर ऐसी मान्यता है कि ब्राह्मण मांस मछली नहीं खाते, लेकिन जो दरभंगा, मधुबनी या इस प्रदेश के ब्राह्मण हैं वो मांस मछली ही नहीं खाते, बड़े शौक से खाते हैं। और दरभंगा में बारात गया हूँ कई बार, बाराती तो 30-35 जाते हैं, परंतु जो खाना खिलाने का उनका अंदाज है और उससे भी ज़्यादा वहाँ के लोगों का जो खाने का अंदाज है कि खाने के बाद भी 150 रसगुल्ला चाप जाते हैं लोग। ये और कहीं आपको नहीं मिलेगा। जिनकी उम्र 70 साल है, ये उनकी विशेषताएं बता रहा हूँ, युवा तो खैर युवा ही होते हैं। तो ओवरऑल आप जान लीजिए, अगर आप गेस करते तो इसका उत्तर यही होता, मधुबनी और दरभंगा। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं। अगर मधुबनी, दरभंगा और सहरसा को जोड़ दिया जाए तो ये 3 जिले ही बिहार का, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, परंपरागत मत्स्यन जो रेहू और कतला मछली का है। अभी भी दरभंगा, मधुबनी में आप जाएंगे, हालांकि अब तो नगरीकरण बढ़ता जा रहा है, तालाब को भर करके, चूँकि ज़मीन की कीमत बढ़ रही है तो मछली बाजार से लोग लेके आते हैं। पालने का जो शौक़ था पहले, उसका कारण यह भी था कि पहले जनसंख्या कम थी, घनत्व तो हालांकि ज़्यादा था, परंतु तालाब लोग बना लेते थे। और ये कहावत प्रचलित था कि यदि आपके घर में तालाब नहीं है साहब तो आप धनी मनी नहीं हैं, और आप घर बिटिया का विवाह तो नहीं कर सकते, फिर वो मछली कैसे खाएगी। आप जब भी उस प्रदेश के, उस क्षेत्र के, उन जिलों के लोगों से बात करेंगे तो ये बातें स्पष्ट होंगी। तो ट्रेडिशनली आप देखेंगे तो दरभंगा, मधुबनी और सहरसा, ये 3 जिले ही कतला और रेहू मछली का लगभग 40 से 47% उत्पादन करते हैं। आपको लग रहा होगा कितना ज़्यादा है,
लेकिन अगर लेटेस्ट कुछ नए प्रकार के मछलियों के उत्पादन को देखेंगे, हालांकि प्रश्न उस पर नहीं है, तो पटना जिला भी काफ़ी तेजी से आगे बढ़ा है, परंतु उत्पादन में भी दरभंगा और मधुबनी की तुलना में थोड़ा पीछे है। तो ये तो अगर आप थोड़ा बहुत भी बिहार के संस्कृति को जानते तो मधुबनी और दरभंगा को तुरंत चुन लेते, क्योंकि यहाँ पर मधुबनी तो है परंतु पूर्वी चंपारण है, फिर मधुबनी है, दरभंगा, पूर्वी चंपारण और दरभंगा है, यानी आपको इन दोनों को मिलाना पड़ेगा। जो मधुबनी या पूरा का पूरा जो मिथिलांचल है उसमें जो लीडिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और कहा जाता है, अब तो खैर रिजल्ट काफ़ी गिर गया है, दुख का विषय है ये, कि मधुबनी या दरभंगा में कई ऐसे गांव हैं जहां प्रत्येक घर से बीपीएससी नहीं यूपीएससी में सिलेक्टेड लोग रहते थे। तो ये परसेंटेज घट क्यों रहा है, क्यों तेजी से घटा है, इस पर भी सोचने की आवश्यकता है। फिलहाल बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले मधुबनी और दरभंगा है। इसका उत्तर परंपरागत अध्ययनों से भी दिया जा सकता था, लेटेस्ट डेटा भी यही कहता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी। अब देखिए, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से अर्थात द टॉप रैंकिंग पल्सेस इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट एरियाज इन बिहार, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालें कौन सी हैं। तो यहाँ पे डेटा थोड़ा बहुत आपको चेंज मिलेगा। चेंज मतलब कुछ साइट्स कुछ कहती हैं, लेकिन बिहार सरकार का जो ऑफिशियल साइट है, जो बिहार सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण है, उसमें भी प्रत्येक फसल को लेकर के चर्चाएं होती हैं। जो कृषि के चैप्टर से उसको आप पढ़िए, तो उसी के बेसिस पे मैं उत्तर दे रहा हूँ। जैसे मसूर और चना, तो चना का क्षेत्र जो है बिहार में बहुत तेजी से घटा है। जैसे जो खासकर बाढ़ प्रदेश होते हैं बिहार में, उनको कहते हैं हेठार भूमि। हेठार भूमि को कहते हैं बाढ़ भूमि, अर्थात खरीफ के समय वहाँ फसल कम होता है, तो रबी के समय जहाँ पहले चना की खेती होती हुई थी, अब उन क्षेत्रों में गेहूं की खेती बहुत तेजी से बढ़ी है। जैसे आप देखेंगे बिहार में ही जो भोजपुर जिला है, बक्सर जिला है, जो गंगा का बाढ़ वाला क्षेत्र था, या छपरा जिला जो सारण है, जहाँ बाढ़ ज़्यादा आता था, उन क्षेत्रों में पहले चावल तो वैसे ही कम होगा क्योंकि बाढ़ का जल रहता था, तो बाकी जो रबी की फसल आती थी, मतलब शीत ऋतु में, अभी का समय जो है, उस समय वहाँ पे चना बोया जाता था। परंतु बाढ़ से थोड़ी राहत भी मिली है और सिंचाई की प्रक्रियाओं में थोड़ा विकास भी हुआ है। इन दोनों प्रक्रियाओं के कारण अब वहाँ चने की जगह गेहूं खेती बहुत तेजी से बढ़ी है, इसलिए चने का क्षेत्रफल घटा है। मूंग और चना, तो मूंग तो होता है, परंतु फिर यहाँ पे देखिए दोनों में ही चना है, और चना का जब घट गया क्षेत्रफल तो ये कह रहा है टॉप रैंक पे, तो इसका उत्तर हो जाएगा मूंग और मसूर। अब आपका ये प्रश्न हो सकता है, सर मसूर और खेसारी क्यों नहीं? एक तो देखिए मूंग मिलता है जनरली, दैट इज ऑन टॉप। खेसारी इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए खेसारी की दाल को बोने से, हालांकि कई शोध ऐसा नहीं भी मानते, परंतु खेसारी की दाल को बोने से पोलियो बीमारी के जो संक्रामक वायरस हैं उनके फ्लो में तेजी आता है। इसलिए भारत सरकार ने ही, अर्थात केंद्रीय सरकार ने ही खेसारी के दाल के उत्पादन को ऑफिशियली बैन कर दिया, और बिहार में भी ये लगभग बैन है। परंतु अभी भी खास कर चुके खेसारी की दाल की विशेषता क्या है, गांव में आप सुने कहते हैं हेहर दाल होता है, मतलब चावल, ये सिंचाई की सुविधा बहुत कम भी है, किसी कारण से वर्षा भी बहुत कम हुई, या जो टाण भूमि है, जहाँ यानी ऊंची भूमि जिसको बोलते हैं, जहाँ सिंचाई बहुत कम है, वहाँ पर बिना देख रेख के भी छींट दीजिए तो खेसारी का दाल हो जाता है। लेकिन इसका लॉस क्या है, ये पोलियो के संक्रामक वायरस को फैलने में जस्ट लाइक सहयोग करता है, या इस प्रकार के वातावरण को बनाता है जिससे उनका स्प्रेड होता है। इसीलिए भारत सरकार ने खेसारी की दाल को बैन कर दिया। ये उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, इन जिलों में, इन राज्यों में इसका उत्पादन होता था। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्न को कोई भी पीसीएस, अगर आप मनोविज्ञान से चले तो, जो ऑफिशियली बैन हो और ये सूचना आता हो कि उसी की खेती सर्वाधिक क्षेत्र पर हो रही है, तो मुझे लगता है ऐसा प्रश्न नहीं आना चाहिए, और ये है भी नहीं। तो ये खेसारी की वजह से ऑप्शन कट जाएगा। अब ऐसे प्रश्न का ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जनरली नहीं हो सकता, वैसे अगर युग्म ना मिले तब तो हो भी सकता था। तो इसका उत्तर होगा मूंग और मसूर की दाल। ठीक है, तो उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें मूंग और मसूर की हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? देखिए, बिहार
उन राज्यों में है जो औपनिवेशिक युग से ही अंग्रेजों का बड़ा ही चहेता राज रहा था, हालांकि बड़ा उपेक्षित भी हुआ बिहार। आप देखेंगे भारत के प्रत्येक अच्छे सिटीज़ में अंग्रेजों ने सिविल लाइन जरूर बनाया है। आप उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जाइएगा, गोरखपुर बहुत ही लेस इम्पॉर्टेंट था, हालांकि अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी वहीं से हैं। हम तुलना में लखनऊ, बनारस, प्रयागराज और कानपुर से तुलना करें तो गोरखपुर में भी सिविल लाइन है, परंतु पटना जैसे राजधानी नगर में भी जो उस समय के बेस्ट प्लान पर अर्थात सेमी सर्कुलर पैटर्न पे बसाया गया पटना, वहाँ पर भी सिविल लाइन नहीं है। और वहाँ नहीं है तो नहीं है, बाकी मुजफ्फरपुर आदि की तो चर्चा ही बेकार है, या वैशाली की। तो बिहार में कई प्रकार से उपेक्षाएँ भी रहीं। एनीवे, तो ओवरऑल जो गन्ने के उत्पादन में अग्रणी जिला है, आप ध्यान रखिएगा, भारत का पहला चीनी मिल बिहार के बेतिया राज में लगा। अर्थात जो गन्ने के कृषि का प्रदेश है बिहार में, वो है तो पूरा का पूरा बिहार, मतलब केवल मगध छोड़ दीजिए, गया, औरंगाबाद वगैरह, तो रोहतास से लेकर के आप पूरा तराई क्षेत्र से चले जाइए, सब जगह गन्ने की खेती होती है। लेकिन मुद्दा है गन्ने की खेती सर्वाधिक जहाँ होगी वहाँ चीनी मिल जरूर लगेगा। तो वो है चंपारण, मतलब जो पश्चिमी जो चंपारण है ये क्षेत्र है। और इसी क्षेत्र में सबसे पहले जो चीनी मिल लगा था भारतवर्ष का, वो यहीं लगाया गया था। दुख का विषय यह है कि आज ये चीनी मिलें लगभग घाटे में चल रही हैं। नीतिगत तौर पे नीतियां तो बनाई जा रही हैं, परंतु व्यवहारिक स्तर पे इस प्रकार के कदम नहीं उठाए जा रहे कि वहाँ पे चीनी मिल लाभ में आ सके। क्योंकि जब चीनी मिल लगेगा, मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ, चीनी के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं अर्थात जो प्रति उत्पाद हैं, उनके उद्योग को, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित होंगे, उनको बढ़ावा देने की भी जरूरत है। एनीवे, ये तो खैर रिकमेंडेशन है या फिर सुझाव हो सकता है। तो इसका उत्तर होगा पश्चिमी चंपारण। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? ये ध्यान रखिएगा, रोहतास जिला, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। हालांकि ऑप्शन में चूंकि भोजपुर भी है, औरंगाबाद भी है, तो जो सबसे पहला सोन नहर बना था वो भोजपुर जिले के, जो भारत का अंग्रेजों के समय सोन नहर बना था, सोन परियोजना, मतलब बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यासों में भी इसकी चर्चाएं होती हैं, क्योंकि उस समय बहुत बेहतर सीनरीज को, यानी एक दृश्यावली का भी निर्माण हो गया था उस सोन नहर के आसपास के क्षेत्रों में। लेकिन उस समय शाहाबाद जिला हुआ करता था जब अंग्रेजों का शासन भारत में था। शाहाबाद जिला में अभी का भोजपुर के साथ साथ बक्सर और पूरा का पूरा सासाराम होते हुए, विक्रमगंज होते हुए का पूरा इलाका शामिल था। धीरे धीरे जिले बटे, लेकिन अभी यदि हम देखेंगे, जैसे प्रश्न क्या है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है, तो जो नहर सिंचाई का मूल जो क्षेत्र था, जो डिहरी ऑनसून से संबंधित होता है, वो है रोहतास जिला। तो इसका उत्तर हो जाएगा रोहतास। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9th क्वेश्चन, बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम, ये ध्यान रखिए, कम पूछा जा रहा है, ग्रामीण महिला साक्षरता दर था। ग्रामीण महिला साक्षरता दर सबसे कम। हालांकि ये बड़ा ही स्टिग्मा टाइप का क्वेश्चन है। स्टिग्मा मतलब ये होता है कि बिहार एक तो साक्षरता में बहुत नीचे है, बिहार के बच्चे बाहर जाकर के जिस प्रकार से अध्ययन कर रहे हैं, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, यूपीएससी में भी अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, बिहार में साक्षरता दर कितना न्यून है, कम है, ये निसंदेह बिहार के लिए एक शर्म की बात है। सबको मिलकर के इसे दूर करना चाहिए, सरकारों की योजनाएं क्रियान्वित करनी चाहिए। परंतु फिलहाल प्रश्न यह है कि सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर कहाँ पे है। ये ध्यान रखिएगा, किशनगंज में मात्र 18% है। सहरसा में हालांकि इतना कम नहीं है, ये लगभग 40 के आसपास है, परंतु इसमें जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा किशनगंज और सहरसा। अब आपका क्वेश्चन हो सकता था कि सर किशनगंज और मधेपुरा क्यों नहीं? तो मधेपुरा में जो ग्रामीण महिला साक्षरता दर, ध्यान रखिएगा, यहाँ साक्षरता नहीं पूछा जा रहा है, ग्रामीण महिला साक्षरता दर। तो मधेपुरा का जो ग्रामीण महिला साक्षरता दर है वो सहरसा से ज़्यादा है। ऐसे प्रश्नों को बनाना बड़ा कठिन होता है, खासकर तब जब किशनगंज जैसा ऑप्शन दोनों में हो, क्योंकि किशनगंज तो बॉटम पे है, तय है। तो इसका आंसर होगा डी, अर्थात किशनगंज और सहरसा। ठीक है, चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर।
किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार, ये भारत के प्रधानमंत्री जी ने दिया था, 17-18 में दिया गया। अब ये ध्यान रखिएगा, कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाते हैं, मैं थोड़ा हिंट आपको कर दे रहा हूँ। जैसे अभी किससे पूछिएगा और नेट पे आप सर्च कीजिएगा तो बिहार को कर्मण पुरस्कार 2020 में भी मिला है, कोविड-19 के दरमियान। लेकिन जो 2020 के लिए कर्मण पुरस्कार मिला है वो किसी अन्य फसल के लिए मिला है। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है 17-18 में किसके लिए मिला था, तो 17-18 में मिला था गेहूं के लिए। ध्यान रखिएगा, गेहूं के लिए। यानी बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 17-18 में जो मिला था वो गेहूं के फसल के लिए मिला था। वो उत्पादकता में उछाल या तेजी से वृद्धि के लिए मिला था। ठीक है, उत्पादकता में भी हुआ था। तो 17-18 में बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार गेहूं के फसल के लिए दिया गया था, लेकिन 20 में ये चेंज कर गया। तो ध्यान रखना होगा कि अभी आप अगर सर्च करेंगे और अगर 20 का डेटा देखेंगे तो हो सकता है आपको लगेगा कि फिर ये उत्तर जो गेहूं मैंने बताया है वो गलत हो गया। तो जो प्रश्न जब आया है उसी साल के सर्वे को या उसी साल के डेटा को आप देखेंगे तो व्यवहारिक उत्तर आपको प्राप्त हो पाएगा। तो ये 10 प्रश्न जो 2020 में बीपीएससी की 66वीं परीक्षा हुई थी पीटी की, उसके अंतर्गत कुल 32 क्वेश्चन या 32 प्रश्न भूगोल से, अर्थात विश्व के भूगोल, भारत के भूगोल, बिहार के भूगोल और साथ साथ पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी से आए हैं। उनको मैंने 3 पार्ट्स में बांट दिया था। मैंने पहले ही आपको बताया, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो ये 66वीं की पुनः जो परीक्षा हुई थी 2020 में, उसका पार्ट 1 का वीडियो था। इसी के साथ अब इस सेशन को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तैयारी कीजिए पूरी ऊर्जा के साथ, लॉक्ड रहिए पर डाउन मत रहिए और कोविड से थोड़ा बच के ही चलिए। साल समाप्त होने वाला है 21 का। उम्मीद करते हैं 22 का साल सबके लिए बेहतर होगा। कोविड-19 से तो मुक्ति मिले ही, साथ साथ आप जिस गुणवत्ता प्रतिबद्धता के साथ तैयारी कर रहे हैं आपका चयन भी हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।